नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी, एक जीनियस की प्रेम कथा। संदीप अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र था। बचपन से उसका रुझान साहित्य की ओर था। उसके पिता एक प्रसिद्ध लेखक थे। होश संभालते ही उसने अपने घर में बेशुमार किताबें देखी थी। उसके घर में हर समय लिखने पढ़ने का माहौल था। भाई बहनों में आपस में ही होड़ लगी रहती कि कौन कितने नंबरों से दूसरे को पटखनी लगाए। ऐसी होड़ में संदीप बड़ी आसानी से बाजी मार जाता, भाई बहनों से भी और अन्य सहपाठियों से भी। उसने एमए की परीक्षा में प्रथम स्थान लेकर विश्वविद्यालय में एक बेमिसाल रिकॉर्ड कायम कर दिया। जगह जगह से उसे लेक्चररशिप के लिए निमंत्रण आया, पर उसके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि वह आईएएस में अपनी योग्यता परखे। बिना किसी विशेष श्रम के संदीप आईएएस भी उत्तीर्ण कर गया। पिता को बड़ा संतोष व गर्व हुआ, पर उसकी नियुक्ति से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। विरासत में संदीप के लिए वे पुस्तकों की अपार संपदा छोड़ गए और अपनी आकांक्षाएं। संदीप ने दोनों का सम्मान किया। पुस्तकों में वह आकंठ डूब गया। उसने विश्व के सभी महान साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन किया व उनका आनंद लिया। संदीप अगर प्राध्यापक बना होता तो बुद्धिजीवी के रूप में शायद प्रतिष्ठा पाता, किंतु दिवंगत पिता की इच्छा की खातिर उसने अप्सरी अपना ली। धीरे धीरे उसकी टेबल पर पुस्तकों की जगह फाइलों ने ले ली। उसके दिमाग में कंप्यूटर की सी तेजी थी। इसका अंदाज उसके विभाग को तभी लगा जब यह पाया गया कि संदीप कहीं फोन करने के लिए डायरेक्टरी का इस्तेमाल नहीं करता। उसे 2000 से भी ज्यादा टेलीफोन नंबर मौखिक याद थे। किसी भी विभाग का कार्य समझने में उसे मुश्किल से कुछ घंटे दरकार होते। वह विभाग की ठीक वही रग पकड़ लेता जहां से काम सबसे ज्यादा ठप होता। पुराने शास्त्रों के अनुसार वह मानता था कि ऋण, अग्नि और शत्रु को कभी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। उसने काम को भी शत्रु सूची में शामिल कर रखा था। वह युद्ध स्तर पर काम निपटाता और खाली होकर किसी को भी बुलाकर साहित्य चर्चा द्वारा अपना मनोरंजन कर लेता। उसकी पीए एक विनम्र लेकिन मूर्ख किस्म की फैशनेबल लड़की थी। वह शालीन भंगिमा में अपने बॉस के उद्गार सुनती रहती और बोर होती रहती। अंत में एक गहरी सांस लेकर वह पर्स से काला चश्मा निकाल लेती। बल्कि घर जाते जाते वह मन ही मन अपने अनोखे अफसर को इस विलंब के लिए क्षमा भी कर देती। संदीप का दिल दिमाग हर समय साहित्य से आंदोलित रहता। उसकी निजी लाइब्रेरी में प्राचीन से लेकर समकालीन सभी प्रकार की पुस्तकें थीं। सही मौके पर सटीक उद्धरण देना उसकी विशेषता थी। हाजिर जवाबी, सांस्कृतिक सूझबूझ, शायराना तबीयत और साहित्यिक रुचियों के कारण वह शहर में लोकप्रिय हो गया। मंत्रिमंडल से लेकर मित्र मंडली तक में उसका स्वागत होने लगा। इन स्थितियों में वह अपने को बेहद प्रतिभाशाली, भाग्यशाली और प्रबुद्ध समझने के लिए बाध्य हो गया। मार्च के एक सुहाने दिन, जब सड़कें अनाम फूलों से सजी सवरी थी, हवा में हल्की खुनकी शेष थी और दफ्तर के वित्त वर्ष का काम उसके काबू में था, वह प्रेम में पड़ गया। दरअसल उस लड़की को एक अरसे से आते जाते वह देख चुका था। लगता था संदीप का दफ्तर जाने का वक्त और लड़की का विश्वविद्यालय जाने का वक्त एक ही था। एक खास मोड़ पर उसे वह लड़की हाथ में डायरी लिए कलात्मक कदमों से रिक्शा स्टैंड तक आती दिखाई देती। यह इतना नियमित साक्षात्कार था कि अगर किसी दिन वह उसे ना दिखाई देती तो वह वहां गुलमोहर के पेड़ के नीचे कार रोक लेता। जैसे ही दूर से वह लड़की उसे आती दिखाई देती, वह झटके से कार मोड़कर दूसरी दिशा से दफ्तर चला जाता। वह अभी न उसका नाम जानता था न पता, पर उसे उस लड़की का अकेलापन बहुत आकर्षित करता था। वह लंबी भरे भरे जिस्म वाली लड़की थी जो चौड़े चौड़े बॉर्डर की बंगला साड़ियां पहनती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, विस्फारित सी, जैसे प्रतिदिन उसे जीवन एक चमत्कार दिखाई देता हो। संदीप को उसकी दृष्टि का यह निष्कलंक भोलापन बरबस खींचता था। उस लड़की के व्यक्तित्व में एक संत की सी सहजता और सादगी थी जो कौमारे की गरिमा के साथ कुछ इस तरह रच बस गई थी कि उसके चेहरे पर एक खास तेजस्विता बनी रहती थी।
मार्च के उस दिन संदीप मस्ती में था। उसका मन अतिरिक्त काव्यात्मक हो रहा था। तभी उसने देखा वही लड़की रिक्शा स्टैंड पर कुछ कुछ परेशान, कुछ कुछ क्लांत खड़ी है। स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं था। अनायास ही उसने कार रोक दी और अत्यंत शिष्टता से कहा, मैं आपसे परिचित तो नहीं, अपरिचित भी नहीं हूं। मैं भी विश्वविद्यालय की तरफ जा रहा था। आपको मेरी शालीनता पर यकीन हो तो साथ चल सकती हैं। किसी नवयुवक से इतनी साफ सुथरी जुबान कविता ने पहली बार सुनी थी। ना जाने वह रिक्शा ना मिलने की परेशानी थी या कोई रूहानी खिंचाव। वह कार में बैठ गई। संदीप ने निःशब्द उसे गंतव्य तक पहुंचा दिया। कविता के उतरने के पहले वह बड़े सलीके से अपनी गहन आवाज में बोला, मैं आपका नाम इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि आप अजनबी सी हैं, मगर गैर नहीं लगती हैं। सिर्फ एक छोटा सा शेर सुनती जाइए। किस लिए जलाए हैं अब दिए किनारों पर, अब तो डूबने वाला डूब भी चुका होगा। लड़की अंदर तक झंझना गई। उसके कानों में वंशी से लेकर शहनाई तक सभी वाद्य बज उठे। एक क्षण रुककर संदीप ने कार का दरवाजा खोल दिया। कविता उतर गई। दरवाजा बंद करते हुए बोली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर सिंह। अब चौंकने की बारी संदीप की थी। आप मुझे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता? मेरा नाम कविता है। कविता चली गई। संदीप के कानों में कविता की अस्फुट आवाज सारे दिन गूंजती रही। आपको कौन नहीं जानता? आपको। आत्मविश्वास संदीप के अंदर पहले ही कूट कूट कर भरा था। इस बात से उसका अहम इतना प्रसन्न और प्रफुल्लित हुआ कि उसे लगा उसकी तलाश खत्म हुई। इस लड़की के इतने संक्षिप्त सानिध्य से उसे कई स्तरों पर आह्लाद हुआ। एक तो यही कि कविता के बारे में उसके सभी अनुमान सही निकले। वह साहित्य की छात्रा थी। उसके पिता निम्न मध्यम वर्ग के अवकाश प्राप्त हेडमास्टर थे। वह 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। जीवन के बारे में उसका दृष्टिकोण बेहद आदर्शवादी और आस्थामूलक था। ये सारी स्थितियां संदीप के उस भाव का भी पोषण करती थीं जिसके तहत वह हमेशा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता आया था। कविता की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक हैसियत ने उसे एक अन्वेषक के आनंद से भर दिया। उसे लगा वह कोलंबस है और कविता अमेरिका। संदीप जानता था कि इतनी गंभीर, सीधी और निश्चल लड़की को गंभीरता, सादगी, आदर्शवाद और आस्था के स्तर पर ही जीता जा सकता है। उसने अपना व्यवहार लड़की की अपेक्षाओं के अनुकूल ही रखा। उसे यह सोचना भी अच्छा लगा कि उसका प्रेम प्रसंग विशिष्ट गरिमा से मंडित है, साधारण लड़कों के निम्न स्तरीय प्रेम प्रसंगों से एकदम अलग। इस तरह संदीप के दिमाग में कविता की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, अपने पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई, जिसके रहते ही उसके व्यवहार में इतना संयम और विवेक था। उसने अपना प्रेम निवेदन काव्यात्मक बना दिया। जैसे एक दिन उसने कविता से कहा, तुम्हारा चेहरा उस दिन का मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य है। संदीप आजकल रोज कविता को छोड़ने विश्वविद्यालय तक जाता। रात भर वह अपने बड़े से फ्लैट के एकांत कमरों में कविता के प्रति मौन संदेश संबोधित करता रहता। उसे यह सोचकर पुलक होती कि जल्द ही यह कमरे सूने नहीं रहेंगे। इनकी हर दीवार पर मंगल चिन्ह की तरह कविता की परछाई होगी। सुबह कविता को पहलू में बिठाकर ड्राइव करते हुए वह कह उठता, आटे में थोड़े से नमक की तरह तुम्हारी याद मुझे स्वाद से भर देगी। संदीप के मुंह से निकला हर वाक्य कविता को झकझोर डालता। उसे लगता वह लड़की की जगह एक कलाकृति बनती जा रही है। उसकी आंखें और अधिक गहन और संवेदनशील हो आई। वे अब चकित ही नहीं, विस्मित लगती थी। उसे अपने भाग्य पर बहुत गर्व हुआ। विश्वविद्यालय में लड़कियों के बीच उसका रुतबा बढ़ गया था। उसके पास शहर का सबसे स्मार्ट आईएएस प्रेमी था, जबकि क्लास की बाकी लड़कियां इंजीनियर, डॉक्टर तक को दिल देने को तैयार बैठी थी। साहित्य की छात्रा होना एक बात थी, साहित्य की विषय वस्तु बनाई जाना नितांत दूसरी। कविता को हिंदी साहित्य की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर साहित्य उसके लिए जीवन का पर्याय नहीं था।
अक्सर उसे यह भी ना पता होता कि संदीप किस कवि की रचना से उसे अलंकृत कर रहा है। वह अपने विस्मित विस्फारित नेत्रों की एक झपक से इस सौगात को स्वीकार कर लेती। पाठ्य पुस्तकों से हटकर वह केवल शरत चंद्र और रविंद्र संगीत तक पहुंच पाई थी। उसमें वह हाजिर जवाबी नहीं थी कि संदीप के संबोधनों का उसी स्तर पर जवाब दे सके, पर उसकी यह असमर्थता ही उसकी प्रियता भी थी। संदीप से परिचय के बाद उसका जीवन वही होते हुए भी वह नहीं रहा था। उसमें रूप, रस और रंग आमिला था। प्रेम की तरलता उसके अंग अंग में एक सिम्फनी बनकर व्याप्त हो गई। घर की बेमजा दौड़ भाग में वह यकायक एक तटस्थ दर्शक बन गई। उसे अपनी बहनें बेसलीका लगने लगी और माता पिता महाबोर। उसकी समस्त चेतना संदीप के आसपास मंडराने लगी। संदीप का व्यवहार, उसकी भाषा, अभिव्यक्ति, उसका पद और कद सब उसे एक आश्चर्य लोक में पहुंचा देता, जहां वह महज अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिकाकर संदीप को सुनती रहती। बोलने का शौक संदीप को शुरू से था। प्रेयसी को श्रोता के रूप में पाकर उसे जैसे पंख मिल गए। गोमती के किनारे चांदनी रातों में कविता का मुख अपने हाथों में लेकर वह कह उठता, सुना है अब नदियां नहीं सूखेंगी, इधर आओ, चांदनी का स्कार्फ तुम्हारे चेहरे पर बांध दूं। कभी कभी वह उसे गीत गोविंद के छंद सुना डालता। संस्कृत ना जानते हुए भी कविता उस छंद चयन पर बेहद लजा उठती। वास्तव में लगता वह राधा है और संदीप मदनातुर कृष्ण। जब वह गा उठता, रति सुख सारे कतम भी सारे, मदन मनोहर वेशम, नाकुरुनितम विनिगमन, विलंबन मनुसरतम हृदयेशम, धीर समीरे यमुना तीरे, वस्ती वने बनमाली, पीन पयोधर परिसर, मर्दन चंचलकर युगशाली। संदीप की मंशा समझने के बावजूद कविता ने कभी उसे शब्द स्पर्श से आगे नहीं बढ़ने दिया। आदर्शवादिता के साथ साथ उसमें भीरुता भी समाई हुई थी। बेहद डरते डरते वह संदीप के साथ कहीं बाहर निकलती, फिर घबराकर वक्त से पहले ही घर वापस चलने की जिद करती। संदीप पूछता, किसके, अपने या तुम्हारे? कविता कहती, अपने, अपने। एक दो बार जब संदीप ने उठने में देर लगाई, उसे रोकने का मनोहार किया, वह उतावली में खुद रिक्शा करके अकेले घर चली गई। उसके जेहन में यकायक सिंड्रेला जैसी कोई घंटी बज उठती और वह ऐन उस क्षण उठ जाती जब संदीप का दिल दिमाग देह उसे पूरी तरह ढांप लेना चाहता। ऐसे समय स्टेयरिंग पर माथा टेक संदीप अवश कह उठता, दूरी तुम दूर नहीं, मेरी पुकार ही अक्षम है, कोई विस्तार दृष्टि मुझ में ही कम है। कुछ दिनों के लिए संदीप को अपने सारे दोस्त भूल गए। वैसे भी उसकी आदत थी, वह जो भी काम करता पूरी तल्लीनता से। इस वक्त अपनी चेतना और स्फूर्ति का सर्वश्रेष्ठ भाग उसने कविता को सौंप दिया था। विचारों की उड़ान में कभी उसे लगता वह ब्राउनिंग है और कविता एलिजाबेथ, जिसे उसे विम्पॉल स्ट्रीट से ले भागना है। कभी वह महसूस करता वह रांझा है और कविता हीर, बाकी सारी दुनिया उसे कैदी नजर आती। घर पर संदीप के लिए एक से एक समृद्ध परिवारों की लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। सभी लड़कियां घोषित रूप से सुंदर, सुशील, सुशिक्षित और गृह कार्य में दक्ष थी। सभी के पिता संपन्न थे और आईएएस दामाद खरीदने की हैसियत रखते थे। संदीप की माँ इन सब प्रस्तावों से गौरवान्वित होती, लेकिन वह बेटे के की इच्छाओं का सम्मान करना जानती थी। वे चुप रहती। उनकी अनुभवी आंखों को पता था, उनका सुंदर कुशाग्र पुत्र अब तक जरूर किसी न किसी ठाव अपने मन की नाव बांध चुका होगा, नहीं तो यूं ही बेवजह वह इतना खुश ना दिखाई देता। इसीलिए एक दिन जब बिना किसी भूमिका के बेटे ने उन्हें बताया कि वह कविता से शादी करने का फैसला कर चुका है, माँ ने कोई फसाद खड़ा नहीं किया, चुपचाप गरिमापूर्ण ढंग से विवाह में शामिल हो गई। उनकी आयु अब मात्र आशीर्वाद देने की थी। प्रणय से लेकर परिणय तक संदीप ने इस प्रेम संबंध को इतनी ऊष्मा दी थी कि विवाह के बाद वह यकायक अपने को फुर्सत में पाने लगा। उसके पास ढेर सा खाली वक्त बच रहा।
उसके लिए गोमती के अंधेरे तट पर बौराई घूमने की जरूरत नहीं बची थी। कहाँ तो कविता का मात्र स्पर्श करने के लिए उसे घंटों संघर्ष करना पड़ता था, कहाँ समूची कविता उसे उपलब्ध हो गई, हर क्षण, हर दिन। इस तरह संघर्ष नाम के खलनायक के हटते ही संदीप कुछ हतप्रभ सा हो गया। बाधाओं को पार करते हुए मिलने में जो तरंग थी, यकायक गायब होने लगी। संदीप को लगा जैसे उसकी एक निजी पूंजी चोरी हो गई है। अब संदीप ने दफ्तर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वह अपना काम शाम 7 बजे तक करता रहता, एक योग्य अफसर की तरह। वह अक्सर देर से घर पहुंचता। इस बीच कविता टीवी देख देख कर पथराई अपनी आंखों को उस पर टिकाकर शिकायत करती। देखा, आज भी देर कर दी तुमने। संदीप कोट हैंगर में लटकाते हुए कहता, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नामांग, लौट जाती है उधर को भी, नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नामांग। कविता उसकी इस काव्यात्मकता से आहत हो जाती। वह अपने जीवन की कल्पना सुख चैन की सामान्य दैनिकता में करना चाहती थी। साहित्य एक पेचीदगी बनकर जीवन से जुड़ जाएगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। संदीप के लिए जीवन का हर क्षण एक साहित्यिक पृष्ठ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सभी किताबों के कुछ पृष्ठ पलट लिए थे। ताज्जुब की बात यह थी कि दफ्तर के काम में साहित्य कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा था। उस मोर्चे पर संदीप लगातार शिखर पर था। उसका काम हरदम एकदम टिंच रहता। कई बार दोस्तों से संपर्क सूत्र शिथिल पड़ जाता, घर चिट्ठी लिखने में महीनों की देर हो जाती, कविता को लेकर घूमने जाने का क्रम भी गड़बड़ा जाता, किंतु उसकी फाइल में एक भी पेंडिंग कागज पड़ा न मिलता। उसके आदेशों की ड्राफ्टिंग बढ़िया और स्पष्ट होती। लगता अपनी काव्यात्मकता को तहाकर संदीप नाइट सूट के साथ ही घर पर छोड़ देता। कभी कोई परिचित उसकी इस क्षमता पर आश्चर्य प्रकट करता तो वह कहता, अपने मतलब का बड़ा होश है दीवाने को। संदीप ने इस साहित्यिक प्रवृत्ति को लोगों से हिसाब निपटाने, चोट पहुंचाने और मरहम लगाने का बहाना बना रखा था। मित्रों के बीच अकस्मात वह विद्वता का प्रदर्शन शुरू कर देता। कभी डॉक्टर जीवागो के 5-5 पृष्ठ सुना डालता, कभी जायसी का पद्मावती रूप वर्णन। संदीप की जगह अगर किसी और दोस्त की बात पर ठहाका लग जाता तो संदीप जैसे प्रतिस्पर्धा में आ जाता। फिर वह तब तक महफिल ना छोड़ता जब तक उसकी श्रेष्ठता पूरी तौर पर स्थापित ना हो जाती। अपने प्रतिद्वंदी को भंगी बनाकर छोड़ने में उसे कतई संकोच ना था। दरअसल लोगों की निश्चिंतता से उसे बेहद चिढ़ थी। अपने परिचितों के घरों को उसने 2 खंडों में रखा हुआ था। जहां जहां वह पति पत्नी के बीच जरा सा भी प्रतिवाद देख चुका था, उन्हें वह कलहकुल कहता, और जहां अमन चैन दिखता, उन्हें सुलहकुल। किंतु सुलहकुल परिवारों की महिलाएं उसे निरीह और कारुणिक लगती। उन पर चोट करना उसका प्रिय शगल था। अपने एक मित्र की कलाकार पत्नी से एक दिन उसने कहा, अपने चित्रों में तो आप बेहद प्रखर व संवेदनशील नजर आती हैं, पर वास्तविक जीवन में आप एक ठस किस्म की औरत हैं। दरअसल आप निम्न मध्यम वर्ग की औरत, गृहिणी के अलावा कुछ भी नहीं है। संदीप हमेशा ऐसे व्यक्ति पर आघात करता था जिसे सपने में भी आघात की कल्पना न हो। साथ ही उसे मौका चुनना भी आता था। वह तो हंसकर हमला कर डालता, पर घायल आदमी का समूचा आत्मविश्वास, अहंग और व्यक्तित्व कुछ देर के लिए छत विक्षत हो जाता। अक्सर वह चोट करता, शिकार को यही लगता कि यह उसकी चुहलबाजी है, पर अगले ही क्षण वह जुमला अपना जुल्म दिखाने लगता, और जब तक शिकार को इल्म होता कि उसे मारा गया है, संदीप एक ठहाके के साथ यह जा और वह जा। एक दोस्त की बीबी उसे बहुत पसंद थी। उससे वह हमेशा बड़ी नफीस उर्दू बोलता और अक्सर दूसरों के शेर अपने नाम से सुना डालता। वह बहुत सुंदर और सुसंस्कृत महिला थी। कई बार संदीप ने उसे कार में लिफ्ट दी, पर महिला ने संदीप को लिफ्ट नहीं दी।
कुछ अरसे पहले वह उसे ऐसे शेर सुनाता था। संगमरमर सा यह रेशमी शफाक बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। या पहलू में कोई चीज जल रही है, तुम हो कि मेरी जान जल रही है। लेकिन बाद में वह चिढ़कर उसे ऐसे शेर सुनाने लगा। जेहन में मेरे घुस के आप बैठे हैं, राम जाने किस जन्म के पाप बैठे हैं। ना सिर्फ यह, उसने उसे यह भी बता दिया कि शेरो शायरी में सबसे बड़ी खामी यह है कि ये ओवर कम्युनिकेट करते हैं। उर्दू शायरी अति संप्रेषण की शिकार है। संदीप ने कहा, अब मुझे ही ले। मैं आपकी कुछ कम तारीफ, आपसे कुछ कम मोहब्बत अर्ज करना चाहूं तो ढूंढे से ऐसा शेर ना मिलेगा। कविता से उसका प्रेम अपनी जगह था, निश्चित, नियमित, नियत। कविता की मोहब्बत को वह प्यार का घरेलू संस्करण मानता था। उसकी अभिलाषा थी कि शहर की सबसे सुंदर स्त्री उस पर फिदा हो जाए। जब भी कोई सुंदर महिला उसके संपर्क में आती, वह कहता, मामला बड़ा संगीन है, सांप के हाथ में बीन है। ऐसे संपर्क को वह मोहब्बत का डिलक्स संस्करण कहता। सरिता कोहली ने एक पार्टी में उससे कहा, देवताओं में जो शिव का स्थान है, वही अप्सरों में आपका। संदीप हो कर हंस पड़ा। फिर उसने कुमार संभव से शिव पार्वती के केली प्रसंग सुनाने शुरू कर दिए। सरिता कोहली शर्मिंदा होकर पार्टी खत्म होने से पहले घर चली गई। कविता के साथ बिताए समय में भी वह एक आश्चर्य भरना जानता था। रात में बड़े अनुरोध से वह कविता को पास बुलाता और थोड़ी देर बाद बड़े दुखी और थके स्वर में गा उठता, हाय यह प्रतिदिन पराजय दिन ढले के बाद। कविता रूठ जाती। कई बार कई कई दिन के लिए वह कहती, इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, अब मैं तुम्हारे जीवन में कहीं नहीं हूं। संदीप अपने सीने पर कविता की हथेली दबाकर फुसफुसाहटों में कहता, मुझे एक चाकू दो, मैं अपनी रगें काट कर दिखा सकता हूं कि कविता कहाँ है। कविता फिर उस पर फिदा हो जाती। दरअसल दीवानी थी कविता। उसे खुश करना, ना खुश करना संदीप के लिए एक जुमले का काम था। जबकि कविता की सारी चेतना सुख के संघर्ष में लगी रहती। ऊपर से वह चुप और गंभीर रहती, लेकिन अंदर से हर वक्त व्याकुल और विचलित। कविता उसके हाथ में पड़कर लड़की की बजाय खिलौना होती जा रही थी, जिससे खेलने वाला बेहद मुड़ी था। उसे अपने पति के पद, कद और मद तीनों पर नाज था। उसे वह एक बेशकीमती हीरे सा दिखाई देता था, जिसे ना वह ठीक से पहन सकती थी, ना उठाकर रख सकती थी। उसे लगता दुनिया की सभी सुंदर लड़कियां संदीप पर फिदा हैं। वह उसकी सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हो जाती। पर संदीप पर उसकी व्यग्रता का कोई असर न होता। वह उसी तरह नाश्ते में दूध अंडा लेकर अपना ब्रीफकेस उठा सीटी बजाते हुए चल देता कार पर। उसके जाते ही कविता के दिल में पगली घंटी टनटना उठती, सावधान, होशियार, तुम्हारा पति कार पर नहीं शिकार पर गया है। उठो, लपको, पीछा करो। शहर सुखी विधवाओं और दुखी सधवाओं से भरा पड़ा है, उसे बचाओ। कविता अपने मन के शोरगुल से बेहद थक जाती। वह निढाल पड़ जाती। निराशा और बेचैनी में वह कभी 20 कप कॉफी पी जाती, कभी समूची ब्रेड खा लेती, तो कभी 4 सेब। उसका वजन बढ़ने लगता और कमर का नाप। संदीप उसके स्वास्थ्य को कौतुक से निहारता और कहता, तुम मेरे जीवन के सबसे सुखद प्रसंग की सबसे दुखद परिणति हो। कविता डाइटिंग शुरू कर देती। फिर कोई ऐसी बात हो जाती कि क्षुब्ध होकर वह बेहिसाब मीठा या तला हुआ खाने लगती और सारी डाइटिंग चौपट हो जाती। कविता को लगता संदीप उसके दिल दिमाग को एक शिकंजे में जकड़ रहा है। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं है, उसके पैर उसके अपने नहीं है। उसकी आत्मा भी उसका साथ छोड़ती जा रही है। आकुल, हतप्रभ और अवसन्न सी वह कमरों में निरुद्देश घूमती रहती, चिकनी पत्रिकाएं पढ़ती रहती और कुछ करने के बावजूद अपने को इतना थका लेती कि जब संदीप दफ्तर से आता तो उसे इस कदर
पस्त देखकर चकरा जाता। कभी कभी कविता संदीप को फोन करती। फोन संदीप की पीए उठाती, जो स्वयं बड़ी युवा, आकर्षक और अविवाहित थी। उसकी मधुर आवाज सुन कविता रुआंसी हो जाती। अपने इस सजीले युवा पति को वह किस किस से बचाए। सामने के मकान में एक नए दंपति आए। संदीप ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह उन्हें खाने पर आमंत्रित किया। शाम बड़े खुशनुमा ढंग से गुजरी। अखिल भार्गव और उसकी पत्नी नीलिमा युवा, सुंदर और समान रुचियों वाले थे। उनका विवाह अभी नया था और अखिल की नियुक्ति भी। अखिल भार्गव इस बात से बेहद प्रभावित हुआ कि सीनियर होने के बावजूद संदीप के अंदर जूनियर अफसरों के प्रति इंसानियत का रुख था। अखिल भार्गव को जगजीत जी की गजलें पसंद थी और नीलिमा को स्वप्न सुंदरी के नृत्य। नीलिमा भार्गव ने एक मोहक मुस्कान के साथ कविता से कहा, हमारे आपके बीच सबसे कॉमन बात यह है कि हम लोगों ने एक ही आधार पर विवाह किया है, प्रेम। आप दोनों ने भी तो प्रेम विवाह किया है। कविता मंद मंद मुस्कुराने लगी। संदीप ने कहा, अब तो सिर्फ विवाह बचा है, और हो होकर हंस दिया। नीलिमा भार्गव ने खास अफसर पत्नी के अंदाज में होठ निकालकर सिर हिलाया। हाउ रूड टू से सो, मिस्टर संदीप। संदीप का मकसद हल हो गया। वह बड़ी देर से नीलिमा भार्गव का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इसमें दो मुखी आनंद था। एक तो वह अखिल भार्गव के सामने सिद्ध कर रहा था कि वह जब चाहे उसकी मौजूदगी के बावजूद उसकी पत्नी को अपनी भौतिकता से प्रभावित कर सकता है। दूसरे, वह कविता पर यह जाहिर कर रहा था कि वह यूं निश्चिंत निढाल सोफे पर ना पड़ी रहे, नीलिमा भार्गव की टक्कर का श्रृंगार करे। उसके दाम्पत्य जीवन में सैकड़ों खतरे हैं। अखिल बोला, ऐसा प्राय नहीं होता। जब प्रेम समाप्त हो जाता है तो विवाह भी खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। संदीप जोर से हंस दिया। विवाह प्रेम नामक फिल्म की 21वीं रील है, जिसे आप देखना नहीं चाहते, पर देखनी पड़ती है क्योंकि दाम दिए हैं। फिर उनकी बातचीत फिल्मों की ओर मुड़ गई। प्रिय नायक और नायिकाओं की विशेषताएं डिस्कस की गईं। खलनायिकाओं की आजाद ख्याली पर नीलिमा ने टिप्पणी की। कविता उससे सहमत थी कि फिल्मों में खलनायिका बेहद उच्च श्रृंखल दिखाई जाती हैं। अखिल ने कहा, असल दुनिया में ऐसी लड़कियां ना जाने कहाँ छुपी रहती हैं। उसकी पत्नी ने मीठी झिड़की दी। इतनी जल्द जरूरत पड़ गई? संदीप ने कहा, असल दुनिया में नायिका और खलनायिका अलग अलग लड़कियां नहीं होती। एक ही लड़की आपके जीवन में नायिका की तरह प्रवेश करती है और खलनायिका की तरह स्थापित होती जाती है। मेरा तजुर्बा है कि आमतौर पर पत्नी दिन में खलनायिका और रात में नायिका की तरह पेश आती है। सब हंसते हंसते दूहरे हो गए। नीलिमा भार्गव ने कहा, बात अगर उल्टी हो तो पतियों का जीना हराम हो जाए। जीना तो नहीं, दफ्तर जाना हराम हो जाए, संदीप ने कहा। नीलिमा भार्गव लाश से गुलाबी पड़ गई। कविता डर और आशंका से पीली। जब भी उसका पति किसी लड़की से मुखातिब होता, उसे डर और आशंका धर दबोचती। इसीलिए इस बड़ी सी कॉलोनी में अभी तक उसकी एक भी पक्की सहेली नहीं थी। वह जिस भी लड़की के साथ मेलजोल शुरू करती, उसका पति दुगने जोश से उस लड़की से संवाद स्थापित कर लेता। अपनी बातों से वह उसका इतना मनोरंजन करता कि आखिरकार कविता महज गर्म कॉफी पिलाने वाली ठंडी बीवी बनकर रह जाती और संदीप को एक नया संपर्क मिल जाता, साहित्य, फिल्म, राजनीति चर्चा करने के लिए। फिर वह अपनी सारी स्फूर्ति उस संपर्क पर लगा देता, जैसे कोई खिलाड़ी अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहा हो। इतनी बातचीत कविता को तनाव देने के लिए पर्याप्त थी। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। इस अपमान को वह जाहिर भी नहीं कर सकती थी। अफसर परिवारों की आचार संहिता के अनुसार उसे हर शालीनता और आत्मविश्वास से भरे हुए होना चाहिए। बैठे बैठे उसके कान जलने लगे, बगलों में पसीना आ गया और मेहमानों में उसकी दिलचस्पी अंदर से एकदम खत्म हो गई। एक तरह से वह अपने मानसिक कोप भवन में खटपाटी लेकर पड़ गई। भार्गव दंपति के जाने के बाद संदीप ने जल्दी से नौकर को भी छुट्टी दे दी। फिर बड़ी उमंग और मस्ती से भरकर बोला, डार्लिंग, आज राजमा बहुत अच्छा बना था। कविता कुड़ गई।
अब वह राजमा के विषय में बात करने के लिए ही तो रह गई है। बाकी विषय नीलिमा के हिस्से के हो गए हैं। संदीप ने महसूस किया माहौल में खिंचाव है। वह उठकर कविता तक आया। कविता पस्त सी बैठी थी। वह उससे सटकर बैठ गया। यह अखिल भार्गव कुछ जमा नहीं। ठीक है, आईएएस में आ गया है, पर कोई ब्रिलियंस नहीं। देखा नहीं, जब वे लोग अंदर आए, उसकी बीवी उबी हुई लग रही थी और अब कैसी हंसती खिलती घर गई है। कविता ने उसे परे हटाते हुए कहा, पुरुष वैसे भी तुम्हें कम पसंद हो आते हैं। औरतों को प्रभावित करना ज्यादा आसान और फायदेमंद होता है, खासकर तब जब अपनी पत्नी की कीमत पर प्रभाव डालना हो। तुम मूर्ख हो। मैं तो एक जनरल बात कह रहा था। बेचारा अखिल भार्गव। एक तरफ नई नियुक्ति मिली है, दूसरी तरफ नई सुंदर बीवी। दोनों को संभालने में पसीने छूट जाएंगे। एक को संभालेगा तो दूसरी बिगड़ जाएगी। उसका सारा जीवन अब चौकसी में ही बीतेगा। और तुम्हारा अफसोस में। नहीं, मैं तो नित नई बुलंदियां छूने के लिए बना हूं डार्लिंग। जानती नहीं, तुम्हारा पति क्या है? जीनियस है, जीनियस। अफसोस फिसड्डी लोग किया करते हैं। संदीप बुरा आदमी नहीं था, लंपट भी नहीं। विवेक उसे हमेशा सही रास्ते पर रखता था, पर उसके अंदर वह अकड़ और अपनी बुद्धि तथा प्रतिभा की सर्वोच्चता के प्रति आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा था, जो छोटी उम्र से बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने से आ जाता है। उसके तहत किसी को भी कुछ कह सकना वह अपना अधिकार मानता। किसी को आहत कर उसे दुख भी ना होता। फिर कविता तो उसकी पत्नी थी और प्रिया। संदीप की धारणा थी कि पत्नी को हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए, सदा। पर कविता एक स्त्री भी थी। निरंतर दिमागी तनाव से वह छुई मुई सी हो गई थी। उसने दीवान पर पड़ी गद्दियां उठाकर कुर्सी पर रख दी और अपना तकिया कंबल दीवान पर रख लिया। विरोध और नाराजगी जाहिर करने का सबसे शिष्ट तरीका। पिछले 10 दिनों में से 5 कविता ने इस दीवान पर बिताए थे। यह उसकी हड़ताल थी। संदीप पर उसकी नाराजगी का कोई असर नहीं हुआ। ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर उतार वह कविता के पास उसी दीवान पर धंस गया। उसने कविता को उठने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। असीम कोमलता, तरंग और तन्मयता से वह कविता के माथे, गाल, होठ, चिंबुक और अपनी अंगुली फिराता रहा, मानो नक्शे में कोई जगह ढूंढ रहा हो। उसके एकदम पास अपने ओठ सटाकर वह कह उठा, जब तक हमने नहीं किया था प्यार, किया था क्या? ताज्जुब है। कविता का तनाव पिघलकर बह गया। उसे सारी शिकायतें भूल गई। इस क्षण का संदीप इतना सच्चा, निश्चल और निर्मल था कि उस पर शंका तो क्या, उससे शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। अपनी शिराओं में एक शब्दातीत आनंद लिए वह कब सो गई उसे पता ही ना चला। संदीप अपनी आदत के मुताबिक रात देर तक सुबह लक्ष्मी की आवाज में विष्णु सहस्त्र नाम सुनता रहा। उसके पास कई दुर्लभ कैसेट थे। चार्ल्स सुल्ज के संगीत से लेकर डीबी पलुस्कर का भक्ति संगीत। दिन भर संगीत के लिए अवकाश न मिलता, लेकिन रात वह नितांत अपने ढंग से बिताता। वह संगीत सुनता, अध्ययन करता और चिंतन। बेचैन आत्मा। मुश्किल से 2-4 घंटे सोकर ताजा हो लेता। सोती हुई कविता को निहारना उसे बेहद प्रिय था। संबंधों के प्रति वह एक नए कौतूहल से भर जाता। उसे लगता, यह कैसे होता है कि दो अजनबी सिर्फ कुछ श्लोकों के सहारे एक दूसरे से इतने प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि एक छत के नीचे रहने लगते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को झेलने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके सोचने का ढंग भी एक होता जाता है। हल्के हाथ से वह कविता के बाल सहलाता रहा। उसे लगा जैसे वह किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखे हुए है। जीवन के बारे में इस वक्त वह असीम आस्था, विश्वास और आनंद से भरा था। नींद नहीं आ रही थी। संदीप देर तक बालकनी से तारों भरे आकाश की ओर ताकता रहा। उसे समस्त सृष्टि एक विराट आश्चर्य सी लगी। उसे लगा आकाश में मनुष्य के लिए एक गुमसुम योजना तैयार रखी है। ईश्वर से बढ़िया ड्राफ्टिंग करना किसी के बूते की बात नहीं। श्रद्धा से भरकर उसने सोचा। उस असीम शक्ति को मौन नमस्कार कर वह कमरे में आया और सो गया।
सुबह की चाय के समय जब संदीप उठा, तब तक कविता भी अपना दिन शुरू कर चुकी थी। वह नहा चुकी थी, जूड़ा बना चुकी थी और अपने को बेहद युवा, आकर्षक और आह्लादित पा रही थी। नौकर ने चाय की ट्रे लाकर दी। संदीप ने चाय के साथ अखबार खोल लिया। कविता ने पत्रिका उठा ली। चाय सिप करते ही संदीप बेहद तरोताजा हो आया। दिमाग की अलस, निष्क्रियता एकदम भाग गई। उसने मुख्य समाचार पढ़े, फिर छिटपुट खबरें। अखबार में एक खड़ी पाई डालकर कुछ विशेष समाचार एक कॉलम में दिए जाते थे। अजब समाचार होते थे। प्रिंसेस डायना की चुंबन चर्चा से लेकर धूम्रपान से लाभ हानि तक सब उसमें रहता था। संदीप ने वह कॉलम पढ़ा और अखबार कविता के सामने फैला दिया। देखो डार्लिंग, कितनी मजेदार खबर है यह, जरा पढ़ो। जोश में भरकर उसने खुद ही वह खबर पढ़कर सुना दी। समाचार समाप्त हुए। जैसा एक क्षण का मौन रखकर वह हो होकर हंस पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं और चाहे जैसे मरूं, कम से कम हृदय रोग से तो कभी नहीं मरूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। समाचार था, डॉक्टरों ने एक परीक्षण द्वारा सिद्ध किया है कि वे व्यक्ति जिनकी पत्नियां सुंदर होती हैं प्रायः तनावग्रस्त, कुंठित और व्याकुल रहते हैं। सामान्य तौर पर सुंदर स्त्रियों के पति हृदय संबंधी रोगों से ग्रस्त रहते हैं। परीक्षण से इस बात की भी पुष्टि की गई है कि असुंदर स्त्रियों के पति ज्यादा कार्यकुशल, उन्मुक्त, कुंठाहीन और तनाव रहित होते हैं। असुंदर स्त्रियों के पतियों में हृदय संबंधी रोगों की संभावना 0% पाई गई। कविता को लगा जैसे उसे किसी ने कुतुब की चोटी से नीचे धकेल दिया है। उसका सारा आह्लाद अवसाद में बदल गया। उसने शंकित, सतर्क नजर से संदीप की ओर देखा। संदीप मजे से चाय पी रहा था। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।